हेलो एवरीवन, आप सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर जितने भी सी टेट के परीक्षार्थी हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ कुछ टिप्स जो कि आपको सी टेट में हिंदी में पूरे के पूरे मार्क्स लाने में सहायता कर सकता है। हिंदी 30 मार्क्स की आती है फ्रेंड्स, और एक एक मार्क्स कंपटीशन एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सभी जानते हैं। और हिंदी की विशेषता ये है फ्रेंड्स कि जैसे जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना समय बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन हिंदी अगर आपको थोड़ी अच्छे से आती है, अगर आप हिंदी का थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो सबसे कम समय में हिंदी आपकी हो सकती है। तो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाला विषय जो है वो केवल और केवल हिंदी है। तो आई होप कि हिंदी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि गद्यांश पद्यांश 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 से 7 मार्क्स का आपको व्याकरण आता है, और पैडागॉजी जो है वो 15 मार्क्स की आती है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि स्टूडेंट्स को ना कुछ मेन चीज़ें पता नहीं है, वो वही ट्रेडिशनल तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं जिसके कारण वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। क्योंकि तैयारी सभी करके गए हैं, नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज सेम होते हुए भी कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले तो क्या है जो आपको चीज़ याद रखनी है, निरंतर अभ्यास से ज्ञान को सुदृढ़ करें। ऐसा नहीं है कि बस पेपर के समय लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है, आखिरी समय में हर चीज़ याद करने से चक्कर में भूल चिंता दुविधा सब हो जाएगा बच्चों को। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, मतलब आपको लगेगा कि मैम ये तो क्या बात है, ये तो हमें पता ही है। फ्रेंड्स, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। क्या होता है कि बच्चे रेगुलर बेसिस पर ना बाकी सब्जेक्ट्स पर तो ध्यान देते हैं, हिंदी को उन्हें लगता है कि यार सी टेट में तो हिंदी क्या ही है, बस पैडागॉजी पैडागॉजी कर लो, कॉम्प्रीहेंशन की क्या ही प्रैक्टिस करनी, ग्रामर की क्या ही प्रैक्टिस करनी, वो तो जरा मरा कुछ आएगा वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जो हिंदी है उसका भी आपको निरंतर रूप से अभ्यास करना है, और उसके लिए हम आपके लिए पेड बैच लेकर आए हैं। उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है फ्रेंड्स, वो इतना बेनिफिशियल है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप चलिए पेड बैच अगर एक बार को ना भी लें तो दोपहर को 3 बजे डेली आपका यूट्यूब सेशन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, डेली आपका 3 बजे यूट्यूब सेशन होता है, उसको आप अटेंड कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि वहाँ पर इतने सारे बच्चे आते हैं, वो अपने अपने कमेंट्स डालते हैं। और जानते हैं आप, जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं ना तो आप एक सीमित वे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब इतने सारे बच्चे अपनी क्वेरी पूछते हैं तो आपको दूसरे बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि हाँ, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो इसलिए ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? लाइक और शेयर जरा जल्दी से कर दीजिए। उसी प्रकार अब दूसरी जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, प्रश्नों को सही से पढ़कर उत्तर दें। प्रश्नों को सही से पढ़कर उत्तर दें। क्या होता है फ्रेंड्स की जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एक प्रश्न है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब जैसे ही बच्चे देखते हैं कि मनोज पुस्तक पढ़ता है, अरे हमें तो पता चल गया ये तो सकर्मक क्रिया है, कर्म है तो कर्मवाच्य। जी ऐसा नहीं होता। वाच्य जो एक विषय है जो सी टेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ संधि और उपसर्ग प्रत्यय कर लिया आपका हो गया ग्रामर, वाच्य के प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो अब अगर वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है, उसमें कर्म है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्तरी ये कर्मवाच्य ही हो, उसमें कर्तृवाच्य भी हो सकता है। क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदल रही है, क्रिया के अनुसार बदल रही है। ठीक है ना, तो जैसे कि मनोज पुस्तक पढ़ता है, मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदली, तो यहाँ पे आपका कर्तृवाच्य था। ये चीजें आपको ध्यान देनी। और अभी जो आपने नोटिस किया, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने क्या मिस्टेक की कि यहाँ पे ना मैं जब आपको बताई थी कि भाई वाक्य एक सकर्मक क्रिया वाला है तो आप कर्मवाच्य को चूज मत कीजिएगा। क्यों? मैंने यहाँ पे कर्तृवाच्य लिखा था, फिर भी मैंने इसे कर्मवाच्य बोल दिया। क्यों? मेरे माइंड में ये सेट है कि सबसे पहले ऑप्शन में कर्तृवाच्य होगा, फिर कर्मवाच्य होगा, फिर भाववाच्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये जो हमारे दिमाग में सेट होता है ना कि अगर हमें वाच्य का प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले कर्तृवाच्य होगा, फिर कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य, तो आता हुआ प्रश्न हम गलत कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे आपको वो विकारी अविकारी वाला आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, कि एक शब्द दिया कि भाई अभिमान, अभिमान शब्द क्या है, तो ये हमारे दिमाग में फिट होता है कि संज्ञा सबसे पहले होगा, फिर विशेषण होगा, फिर क्रिया होगा, फिर अव्यय होगा। ऐसा नहीं, विकल्पों को भी पूरा ध्यान से पढ़िए और सोच समझकर उत्तर दीजिए। ठीक है ना, नॉलेज पे पहले काम कीजिए, स्पीड बाद में आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार जैसे है गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, बस हम गुणवाचक विशेषण पे ध्यान देते हैं नहीं, पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि वहां पे पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो उन चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का, जहां पे बच्चे गलती करते हैं। फिर
अब जैसे सभी विकल्प पढ़कर ही उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, भाई पेपर में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, और जैसे ही बच्चे मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं सर पकड़ लेते हैं, अरे भैया हम कहाँ जाएं अब। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं वो ही आपकी इतनी मदद कर देते हैं कि आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता है। आपको अगर क्वेश्चन का पूरा ना भी पता हो तो कभी कभी ऑप्शन इतने बेकार, इतने घटिया ऑप्शन आते हैं कि आप 2 सेकंड में आंसर चूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अलंकार में काफी समस्या आती है। एक पंक्ति है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यहां पर ऑप्शन क्या है, यहां पे बताने की अलंकार कौन सा है। ऑप्शन है रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। अब सबसे पहली चीज, जहां पर कि लाल केसर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे, जहां पर ये सादृश्यवाचक आ जाता है ना, जो ये मतलब जैसे, सा, से, सी, सम, रूपक अलंकार तो कभी भी नहीं आएगा, इसे सबसे पहले हटाइए। फिर दूसरा आता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार केवल और केवल वहीं पर आ सकता है जहां पर कोई एक शब्द रिपीट हुआ हो। अब इस पूरी पंक्ति को देखिए, कोई भी ऐसा शब्द लग रहा है जो आपको रिपीट हुआ है और अभी आपको इसका अर्थ नहीं पता, भूल जाइए कि आपको इसका कोई भी अर्थ पता है। इस पंक्ति का आपको कोई अर्थ नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि अगर पूरी पंक्ति में कोई शब्द रिपीट नहीं हुआ है तो यमक अलंकार आपका नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि 4 में से आपने 2 गलत विकल्पों को हटा दिया तो आपकी 50% एक्यूरेसी, 50% जो आपकी एक्यूरेसी रेट है, ठीक है ना, वो आपका इंक्रीज हो गया। एटलीस्ट 4 में से 2 गलत ऑप्शन आप हटा चुके हैं, तो ये होता है फायदा। और बाकी जैसे ये होता है कि उस जैसे, मानो ऐसा हो गया हो, जैसे हो गया हो, तो वो मोस्टली आपका उत्प्रेक्षा में आता है, तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकारी था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो होती हैं की पॉइंट्स, हर चीज को याद करने बैठेंगे ना फिर वो हार्ड वर्क हो गया। और कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। अगला देखिए फ्रेंड्स, फिर समय प्रबंधन। ये तो आई गेस मुझे लगता है हर कोई आपको बताता होगा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन उसमें भी इतना वो नहीं है कि बस पर्टिकुलर टाइम मेन है, प्रश्न नहीं आता तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। अरे भाई, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा, नहीं आता मतलब या उसमें टाइम लगेगा, छोड़िए दूसरे प्रश्न पर आइए। लेकिन पेपर के बाद आपके मन में ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें आता था और टाइम कम होने की वजह से हमारा छूट गया। एटलीस्ट पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, पहले उन्हें निपटाइए। आपका जो अटेम्प्ट है, ठीक है ना, ये जो आप जितने क्वेश्चन, मैक्सिमम होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। पहले जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें निपटाइए, जिससे आपके मन को सुकून मिल जाए कि हाँ, अब पेपर में जितना आता था हमने कर लिया, अब चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर वो कोई भी पार्ट हो, आप बीच में से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, कौन देख रहा है, मेन आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। फिर एक बार सभी आते हुए प्रश्न हो जाए तो कठिन प्रश्नों को समय दें। सिंपल सी चीज फ्रेंड्स, और ये सिंपल सिंपल चीजें पेपर में बहुत बड़ा अंतर जो है वो क्रिएट कर देती हैं। उसी प्रकार समय के साथ सही करने पर भी ध्यान दें। जी देखिए, समय देखना है लेकिन उसके साथ नॉलेज, स्पीड और एक्यूरेसी। लेकिन उसमें भी सबसे पहले नॉलेज पर आइए, दूसरी चीज एक्यूरेसी पर आइए, और जब एक्यूरेसी भी आ जाएगी तो तीसरी स्पीड, जो चीज है स्पीड। ये 3 चीजें जो हैं इनका कॉम्बिनेशन लेकर आपको चलना है। तीनों चीजें जरूरी हैं, एक्यूरेसी भी, स्पीड भी और नॉलेज भी। और ये तीनों चीजें अलग क्यों हैं? जैसे नॉलेज, आपको पता है कि इसका सही उत्तर क्या है, लेकिन फिर भी आपने, ठीक है ना, जोश में होश खो दिया और गलत आंसर पे OMR शीट में लगा के आ गए। क्या फायदा है ऐसी नॉलेज का कि आप उस नॉलेज को सही से अप्लाई कर ही नहीं पाए, ठीक है ना, क्योंकि आपने जोश में होश खो दिया। तो इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका हिंदी पैडागॉजी। तो ये तो जो हम बात कर रहे थे, ये जर्नल बात कर रहे थे हर चीज के लिए, लेकिन जो पैडागॉजी है उसमें आपकी मेन ट्रिक्स क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक तो है कि मतलब प्रश्न 4 प्रकार से आते हैं आपको पैडागॉजी में। कौन कौन से? एक तो आता है आपको विषय से सीधा प्रश्न कि भाई बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, किसका कथन है? बिल्कुल सीधा प्रश्न आया, पॉइंट टू पॉइंट, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। फिर जैसे आपका वो था स्किमिंग और स्कैनिंग वाला, ठीक है ना, कि आप सरसरी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उन्हें सॉल्व कीजिए। फिर स्थिति आधारित प्रश्न, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये अब ये स्पेसिफिक नहीं होते, ऐसे में आपको क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, सिचुएशन को देखना है, और फिर जो 4 विकल्पों में से आपको सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है वो करना है। और याद रखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि आपको ऑप्शन में दिया क्या होता है कि
दिए गए विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प चुनिए फ्रेंड्स। पेडागोजी में हो सकता है जो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं ना, ए बी सी डी, हो सकता है ये चारों सही हैं, हो सकता है चारों विकल्प बिल्कुल सही है, परंतु आपको क्या करना है, चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि 3 विकल्प गलत होंगे, 1 विकल्प सही होगा। हो सकता है कि चारों के चारों विकल्प सही हो, ऐसे में आपको फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज होगा, उसके नियम क्या क्या हैं? एक तो जो ऑप्शन है वो सकारात्मक होना चाहिए उस स्थिति के अनुसार, पॉजिटिव वे में जो सबको साथ लेकर चले। फिर समावेशन होना चाहिए। समावेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विकल्प जो कि सभी बच्चों के लिए फायदेमंद रहे। अब एक बच्चा भाई कमजोर है, अब आप बाकी बच्चों की क्लास, ठीक है ना, कम ले रहे हैं और उस बच्चे पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हालांकि आप उस बच्चे का फायदा कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ, जो बाकी बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा विकल्प चूज करना है कि समावेशन रहे, हर प्रकार के विद्यार्थी को सही समय मिले। फिर कक्षा का स्तर आपको याद रखना है, जैसे कि जो आगमन विधि है, ठीक है ना, आगमन विधि तो हर स्तर पर अच्छी रहती है कि उदाहरण से नियम की ओर, परंतु अगर निगमन विधि का आपको प्रयोग करना ही है तो वो उच्च स्तर पे थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए कक्षा के स्तर को देखते हुए, और जो बच्चे बार बार कहते हैं मैम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बताइए, मैम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताइए, फ्रेंड्स सिचुएशन के आधार पे एक नेगेटिव वर्ड भी पॉजिटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव वर्ड भी नेगेटिव बन सकता है। सबसे मेन है आपका संदर्भ, ठीक है, आपको सिचुएशन क्या दी गई है, सिचुएशन के अनुसार चीज पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल फ्रेंड्स इसका वो है महाभारत। अब अगर, ठीक है ना, जो अन्याय हुआ था, अन्याय के समय अगर लोग चुप्पी ना साधते, बोल देते, तो शायद आगे चीज बढ़ती ही नहीं। तो इसलिए कभी कभी जो नेगेटिव चीजें होती है वो भी पॉजिटिव बन जाती हैं। उसी प्रकार पेडागोजी के क्वेश्चन, कि कभी कभी आपको बच्चे को पिन पॉइंट करके बोलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको, तो ये चीज है। उसी प्रकार जैसे छात्रों की सहभागिता, ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आपको पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे कि बच्चे एक्टिव रहें। पढ़ा है ना थॉर्नडाइक का नियम, तत्परता का नियम, तो उसमें क्या होता है कि भाई मतलब विकल्प ऐसा चूज करें कि बस ऐसा ना हो आप ही बोलते रहें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने भी लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है ना, आपको फिर इतना मजा नहीं आ रहा होगा, अरे मैम ही बोले जा रहे हैं, काश क्वेश्चन करवाते मैम, हम भी आंसर देते, दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना। तो इसलिए ऑप्शन ऐसा चूज करें जिसमें बच्चों की सहभागिता काफी ज्यादा हो, कि बच्चे एक्टिव रहें। फिर जैसे है एक के लिए सभी की हानि नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया। भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर दीजिए, बच्चों के लिए प्रैक्टिस को मतलब ऐसे मतलब तरीके से पढ़ाइए जिसमें बच्चे जो हैं उनकी अधिक से अधिक जो है सहभागिता मिले और वो भाषा का प्रयोग कर सकें। अब जैसे सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, अगर आप जैसे कक्षा में कक्षा सहगामी क्रियाएं करवाइए, डिबेट कार्यक्रम आयोजित करवाइए, ठीक है ना, फिर उनसे किसी विषय पर बोलने के लिए कहिए, उनसे अनौपचारिक वार्ता भी करिए कि बच्चे को भाषा प्रयोग के जितने ज़्यादा अवसर मिल सके मिलें। और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास, आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि अब इसका एक और सबसे मेन उदाहरण, अगर कोई बच्चा विशेष है, विशेष इन द सेंस उसकी कोई स्पेशल नीड्स हैं कि उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता तो आपने उसे हियरिंग एड दे दिया, ठीक है ना, और बार बार आप जैसे आपने एक साधारण भाषा में बात को बोला और फिर आपने स्पेसिफिक लिखा, हरीश आपको बात समझ में आ गई, उससे क्या होगा, बच्चे को लेगा मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए कि मतलब कि उसे फिर गिल्टी फील होने लगता है, उसे लगता है मैं एबनॉर्मल हूं। तो ऐसा नहीं करना है, कोशिश आपको ये करनी है, कुछ भी ऐसा करें बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही विकल्प को चूज करते समय, इनको ध्यान रखेंगे तो आप गलत आंसर चूज कर ही नहीं पाएंगे। बाकी रिक्त स्थान वाले प्रश्न आजकल काफी फेमस हैं, और कथन और तर्क वाले प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं आपको पेपर में काफी आते हैं जिनका अभ्यास ही उनका उत्तर है, ठीक है ना, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको बेटर लगेगा। तो मेन ये चीजें थी फ्रेंड्स आपकी, ठीक है ना, ये वाला आपका। और उसके बाद जाते जाते अब एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा फ्रेंड्स, कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन किस चीज के मूल्यांकन में सहायक होता है। तो ये फ्रेंड्स सीटेट पेपर 1 में 2021 में पूछा गया था। तो आज की सेशन में हमने थोड़ा सा बस ये बताया है कि पेपर में अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो किन किन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका मतलब कि पेपर ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा।
तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पास सेशन से रेफरेंसेस चाहिए तो फ्रेंड, जब जुलाई 2024 का आपका सीटेट का पेपर हुआ था तो उसमें हमने 50 दिन का क्रांति बैच चलाया था, जिसके सारे के सारे सेशंस जो हैं, ठीक है ना, वो आपके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। वहां पर जाकर उन सेशंस को देखिए। साइड बाय साइड आपकी तैयारी जो है वो होती रहेगी, और इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे, आपके लिए स्पेशल सेशंस जो है वो अरेंज करेंगे। ओके, तो बाकी कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो तो टीचिंग परीक्षा आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लीजिए, सीटेट का कोर्स लीजिए, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपको ये सेशन पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी बच्चों को सीटेट की तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है, परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद।